जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जी भाई रोहित में। देखिए, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पुलिस एंड रेगुलेशन एक्ट 1861। तो देखिए, इस एक्ट को पढ़ने से पहले हम इसमें थोड़ा जान लेते हैं कि एक्ट क्यों बना, किस लिए बना, इस एक्ट को किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमको एक बात जाननी पड़ेगी कि जो ये एक्ट है इसको लागू कब किया गया। तो देखिए, इस एक्ट को जो लागू किया गया था, इस एक्ट को 22 मार्च 1861 को क्या किया गया, इसको लागू किया गया। ठीक है, अब बात करती है कि देखिए जो पुलिस एक्ट है, ये पुलिस एक्ट क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश का पुलिस एक्ट है। तो देखिए, जो पुलिस एक्ट है एक तरह से केंद्रीय कानून है, यानी कि सेंट्रल एक्ट है। ठीक है, अब जब ये केंद्रीय कानून था उत्तर प्रदेश में क्यों ला गया, देखिए जब सेंटर ने इस कानून को बनाया था तो उसमें उन्होंने एक प्रोविज़न दिया था कि इस पुलिस एक्ट को भारत के किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है। ठीक है, आवश्यक संशोधनों के साथ। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में इस एक्ट को लागू किया गया तो उसमें देखिए क्या हुआ, पुलिस एंड यूपी रेगुलेशन एक्ट 1861, यानी कि यूपी का नाम रेगुलेशन के आगे जोड़ दिया। ये एक्ट बनाया गया था, ये एक्ट पुलिस को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि उसको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था, वो सेंटर के द्वारा इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक है ना। अब किसी राज्य में इस एक्ट को आवश्यक संशोधनों के साथ, जैसा कि उस राज्य में कोई भी थोड़ी मतलब अलग से कोई सिस्टम कानून चलता हो, उन संशोधनों को इस कानून में जोड़कर इस एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो कानून है ये संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, उन राज्यों को छोड़कर जिन राज्यों का अपना खुद का पुलिस का मतलब पुलिस प्रावधान, उन्होंने अपना प्रावधान खुद का बनाया है, पुलिस एक्ट अपना बनाया है। जैसे कि एग्जाम्पल बतौर आपको बता दूं मैं, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड है। जब उत्तराखंड राज्य सन 2000 में जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो वहाँ पे जो पुलिस एक्ट लागू होता था वो यही वाला होता था, 1861 वाला। लेकिन 2007 में उत्तराखंड ने अपना खुद का पुलिस एक्ट बना लिया। ठीक है, देखिए प्रोविज़न जिसमें होंगे, जो भी नियम जो भी होंगे वो सब यही होंगे, सिर्फ सेक्शन आपके चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो पुलिस एक्ट पूरे भारत के लिए सेम यही रहेगा, आवश्यक संशोधनों के साथ इसको प्रत्येक राज्य में लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो लागू हुआ था 22 मार्च 1861 को लागू हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अब इसमें देखिए ये आपको जो बता रहा हूँ मैं जनरल एक चीज़ें बता रहा हूँ जो प्री के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो धाराएं हैं वो 47 है। ठीक है, और इसमें जो पैरा है वो 524 है। ठीक है, देखिए धाराएं किसके अंतर्गत हैं, ये पुलिस एक्ट के अंतर्गत हैं। ठीक है, आपके जो पैरा है वो आपके रेगुलेशन के अंतर्गत है। ठीक है, अब इसमें से देखिए क्या हुआ, इसमें से जो 47 आपकी धाराएं थी, इसमें से क्या हुआ, 6 धाराएं रिपील कर दी गई। ठीक है, और जो आपके पैरा थे इसमें क्या किया गया, इसमें से आपके 27 पैरा को रिपील कर दिया गया और इसमें 15 नए पैरा जोड़ दिए गए। ठीक है, तो ये जानकारी भी रखनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्री में किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने धाराएं रिपील की गई थी, कितने पैरा रिपील किए गए, कितने पैरा नए जोड़े गए। ठीक है, तो ये एक जनरल मैंने बात बताई थी आपको कि इस अधिनियम को कब लागू किया गया, ये अधिनियम कैसा अधिनियम है, इस अधिनियम को क्यों बनाया गया। जैसा कि मैंने बताया, इसको पुलिस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और इस अधिनियम में कितने 37 अध्याय हैं, किसमें, रेगुलेशन में। ठीक है, तो इसको पॉइंट वाइज आप नोट्स कर सकते हैं, मतलब प्री के लिए। तो ये हमने आपको जो सामान्य बातें आपको ने बताई थी इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि पुलिस एक्ट जो बनाया गया था, पुलिस एक्ट इसे पुलिस को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था कि पुलिस के क्या क्या अधिकार होंगे, पुलिस के कर्तव्य के उल्लंघन में उनको क्या दंड दिए जा सकते हैं, पुलिस द्वारा क्या क्या शास्ति अधोरूपित की जाती है, उन पर विभागीय कार्रवाई कैसे की जाएगी, कौन पुलिस अधिकारी कितना जुर्माना लगा सकता है, कौन पुलिस अधिकारी किसी चीज़ को गिरफ्तार करने का, किसी चीज़ को जब्त करने का आदेश दे सकता है। तो ये सब चीज़ जो भी प्रावधान था इसके अंतर्गत बताया गया था। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब बात करते हैं इसके निर्वाचन खंड की। जैसा कि आप जानते होंगे कि देखिए जब कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसका निर्वाचन खंड जो दिया जाता है वो ज़्यादातर सेक्शन 2 या सेक्शन 3 में दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो निर्वाचन खंड दिया गया है वो सेक्शन यानी धारा 1 में दिया गया है। ठीक है, उसमें भी कोई सब क्लॉज नहीं दी गई है,
सिर्फ ऐसे ही दे दिए गए, ठीक है ना। तो उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 524 पैरा हैं। तो देखिए हम 524 पैराओं को नहीं पढ़ेंगे, सभी पैरा हमको नहीं पढ़ने हैं, ठीक। हम उन्हीं पैराओं को और सेक्शनों को पढ़ेंगे जो हमारे प्री के लिए और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसा कि आज मैं आपको बताऊंगा जो भी हमारा मेंस का होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कौन क्वेश्चन आपका मेंस के यहाँ से मेंस बन सकता है और कहाँ से आपका प्री बन सकता है। तो हम सिर्फ उन्हीं सेक्शनों को पढ़ेंगे, उसके सिवाय हम कोई फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, सिलेक्टेड पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि 524 पैरा बहुत होते हैं, इतना पढ़ने जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हम रेगुलेशन में ही अटके रह जाएँ, ठीक है ना। तो हमको ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो निर्वाचन खंड में देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए एक दिया गया है मजिस्ट्रेट, यानी कि जिले का मजिस्ट्रेट, ठीक है। और एक दिया गया है उसमें जिला अधीक्षक, ठीक है। और एक शब्द और दिया गया उसमें देखिए, जैसे कि ढोर यानी कि जानवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप सोच रहे हो क्या सवाल बनता है। तो देखिए जिला मजिस्ट्रेट का पूछेगा कि जिला मजिस्ट्रेट सब क्या समझते हैं। तो देखिए सीआरपीसी में आपने सेक्शन 20 पढ़ा होगा, तो बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में एक से अधिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। उन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में एक को राज्य सरकार के द्वारा जिले का मुख्य मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा, जो जिला मजिस्ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। तो उसी जिला मजिस्ट्रेट की यहाँ बात निर्वाचन खंड में हमारे पुलिस एक्ट में की गई है कि जिले का मजिस्ट्रेट कौन होगा। तो पुलिस एक्ट में बताया गया है कि वह मुख्य अधिकारी जिस पर जिले की कार्यपालय शक्ति का प्रशासन का भार होता है, वही जिले का मजिस्ट्रेट होता है। यानी कि जिले के अंदर जो कार्यपालिका होती है, उसके शासन का भार जिस अधिकारी के ऊपर होगा, वही जिले का कौन होगा, जिले का मजिस्ट्रेट होगा, यानी कि जिसको हम डीएम बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब ये पूछता है कि जिला अधीक्षक कौन होगा। देखिए जिला अधीक्षक के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक, उपजिला अधीक्षक और अन्य व्यक्ति जिनको राज्य सरकार के द्वारा अधीक्षक की शक्ति प्रदान की गई है, वह सभी लोग जिला अधीक्षक शब्द के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए ना, ये चीज़ जो है वो प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछेगा कि जिला अधीक्षक में क्या क्या शामिल है। तो देखिए जिला अधीक्षक में शामिल है आपका उप जिला अधीक्षक, ठीक है, सहायक जिला अधीक्षक, ठीक है, या अन्य व्यक्ति जिसको राज्य सरकार ने जिला अधीक्षक की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया है। तो वो सब किस में शामिल होंगे, वो जिला अधीक्षक में शामिल होंगे। क्योंकि जिला अधीक्षक और अधीक्षक दोनों क्या है, ये समानार्थी शब्द हैं, ठीक है ना, एक समान है, इनका कोई विपरीत अर्थ नहीं है, ठीक है। तो चाहे तो देखिए राज्य सरकार कर सकती है जिला अधीक्षक की सारी शक्ति उप जिला अधीक्षक को दे सकती है, चाहे इसकी शक्ति सारी इसको दे सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या शामिल है पूछ लेता है कि ऑप्शन से आपको दे देगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात आती है ढोर जानवर। तो देखिए मैं बताया गया है कि ढोर या जानवर के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो देखिए इसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो सींग वाले आपके जानवर होते हैं, उनके अतिरिक्त वो तो सब तो इसके अंतर्गत आएंगे जिनके सींग हैं, ठीक है। जिस भी जानवर का सींग निकल रहा है वो ढोर या जानवर के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त 8 जानवर और बताए गए हैं, यानी कि इसके अतिरिक्त क्या बताए गए, 8 जानवर और बताए गए हैं जो ढोर या जानवर शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब वो 8 जानवर कौन से हैं, देखिए वो 8 जानवर आपका, एक तो हाथी हुआ, ठीक है, ऊँट हुआ, घोड़ा, खच्चर, भेड़, बकरी, सूअर, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे जानवर हैं जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत आते हैं ना। तो पूछ लेगा कि देखिए इनमें से कौन सा जानवर जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, किसी इनके नाम दे देगा, एक अलग से नाम दे देगा। कभी संख्या पूछ सकता है, वो कितने जानवर हैं जिनका पुलिस एक्ट में सींग वाले जानवरों के अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तो कितने जानवर हैं, वो 8 जानवर हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी मैंने जितना आपको ये बताया था, देखिए ये क्या था, ये सामान्य एक जानकारी मैंने आपको दी थी। क्योंकि देखिए यहाँ से ना मेंस बनेगा ना यहाँ से इंटरव्यू को भी पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या है कि प्री में सवाल 1-2 पूछ लेता है।
क्योंकि प्री हमेशा ऐसा पूछता है जिसको बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। और आजकल देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो वो तरीके से पूछता है इसको, ठीक है। अब चलते हैं पुलिस एक्ट के खंड की ओर, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 2 जो बात करता है बल के गठन के बारे में, ठीक है, कि बल का गठन क्या होगा, ठीक है। आपने सुना होगा पुलिस बल का गठन, ठीक है। बल क्या होता है, देखिए जब अधिक संख्या किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो उसको उनको एक तरह से क्या कहते हैं, जो गठन बोलते हैं, किसी चीज़ का गठन हो गया। जैसे मान लीजिए कोई 10 चीज़ या 50 चीज़ एक जगह मिल जाती हैं तो वो चीज़ क्या होती है, गठित हो जाती है। तो इसी प्रकार बल के गठन के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो बल का गठन होगा क्या, देखिए तो जो बल का गठन जो होगा, देखिए उसमें बताया गया है कि बल के गठन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसमें बताया कि राज्य सरकार के स्थापन के अधीन कोई बल, ठीक है, यानी राज्य सरकार के द्वारा कोई बल जो उसने जिसकी स्थापना की है, जो बल आता है वो बल क्या कहलाएगा, वो बल पुलिस बल कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए चाहे वो भर्ती प्रक्रिया के द्वारा हो या कैसे भी हो, जैसे आपने देखा होगा कि जब पुलिस की भर्ती निकलती है तो राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या भर्ती किया जाता है, ठीक है। जब भर्ती वो जो हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, पुलिस बल का गठन किया जाता है, ठीक है। तो उसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं, आपके उच्च अधिकारी भी शामिल होते हैं और पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो उन सबसे मिलकर क्या बनता है, पुलिस बल का गठन बनता है, ठीक है। और दूसरी बात अब बता देंगे पुलिस बल के गठन में क्या क्या शामिल होगा। तो देखिए पुलिस बल के गठन में सबसे पहले शामिल क्या होगा, एक शब्द आता है इसके अंदर नागरिक उड्डयन कार्मिक, ठीक है। नागरिक उड्डयन कार्मिक जो ये वो सदस्य होते हैं जो एयरपोर्ट पे आपके नियुक्त होते हैं, यानी कि इनको एक तरह से बोलते हैं विमान, जो आपका एयरपोर्ट होता है जहाँ से आपके जहाज उड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इनको पहले क्या बोलते हैं, नागरिक उड्डयन कार्मिक बोलते हैं, ठीक है। इनको भी पुलिस बल के गठन के अंतर्गत शामिल कर दिया, यानी ये भी पुलिस बल के सदस्य होंगे। कब से, जब से अधिनियम लागू है, ठीक है। अगर और इस शब्द को देखो कब जोड़ा गया, अब मैं आपको बता दूं, इस शब्द को देखिए सन 2001 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। नागरिक उड्डयन कार्मिक जो होते हैं वो भी पुलिस बल के गठन के अंतर्गत शामिल होंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमने बताया कि इसको पुलिस बल के गठन में ये भी शामिल हो गए। अगर कोई व्यक्ति पुलिस बल के गठन में जो नागरिक उड्डयन कर्मी था और जो इसको उसमें शामिल कर दिया, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, तो वह सूचना की दिनांक से 30 दिन के अंदर क्या देगा, वह अपने पुलिस महानिदेशक को, किसको, जो आपका उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन कार्मिक विभाग का जो आपका पुलिस निदेशक है, उसको वो क्या देगा, 30 दिन की सूचना देगा कि मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता हूँ। और उसकी सूचना को अगर स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसको क्या करेगा, 3 माह का वेतन देकर उसके पद को समाप्त कर दिया जाएगा। वह ना तो किसी विभाग का सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात कहाँ बताई गई है, ये आपका सेक्शन 2A में है, ठीक है। सेक्शन 2A को कब जोड़ा गया, 2001 में जोड़ा गया। नागरिक उड्डयन कार्मिक श्रमिक जो है बल के गठन में भी शामिल होंगे, ठीक है। अब देखिए नागरिक उड्डयन कार्मिक जो होंगे, जिनको राज्य सरकार के द्वारा भर्ती किया जाएगा, तो उनको या अधिकारी के द्वारा भर्ती किया जाएगा, तो उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और पूछ लेता है कि सर्टिफिकेट के बारे में प्रावधान क्या किया गया है। तो इस सर्टिफिकेट के बारे में, जो प्रमाण पत्र के बारे में जो प्रावधान किया गया है, वो आपका सेक्शन 8 में किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब बात करते हैं अधीक्षण की। अधीक्षण क्या होता है, एक तरह से किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार, मतलब हमारा अधिकार कहाँ तक है, यानी कि जो पुलिस के अधिकारी होते हैं उनके अधिकार के बारे में मतलब बताया गया कि किसी का शासन कहाँ तक होगा, किसका अधिकार कितने क्षेत्र के ऊपर होगा, तो ठीक है ना। तो हम सभी अधिकारों को यहाँ देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक होता है साधारण जिला। साधारण जिला को क्या होता है कि जहाँ पे यह पुलिस अधिनियम लागू है, राज्य सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है जिस स्थान में, तो वो स्थान क्या कहलाएगा, जिला अधीक्षण, मतलब जिला साधारण जिला कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए अधीक्षण अधिकारिता के बारे में हम पढ़ें तो उसमें क्या बोला गया, देखिए जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 3
तो बताया गया है कि जो साधारण जिला होगा, ठीक है, और साधारण जिले में सर्वत्र पुलिस, जितनी भी पुलिस है, चाहे कोई भी, वो सिपाही से लेकर डीजीपी तक, ठीक है, सर्वत्र पुलिस पर अधीक्षण किसका होगा? राज्य सरकार का होगा, ठीक है। यह दो शब्द याद रखिएगा। देखिए अभी थोड़ा आपको एक चीज़ समझाऊंगा। धारा ने बताया कि सर्वत्र पुलिस पर अधीक्षण किसका होगा? राज्य सरकार का, ठीक है। कहाँ पे? साधारण जिले में, ठीक है। यानी कि साधारण जिले में सर्वत्र पुलिस पर जो अधीक्षण होगा वो किसका होगा? राज्य सरकार का होगा, यानी कि सर्वत्र पुलिस पर, ठीक है। अधीक्षण की बात कर रहा है, यानी उसका अधीक्षण मतलब उसको अध्यक्षता कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, ठीक है। अब उसके बाद अब पूछ ले कि साधारण जिले में, ठीक है, साधारण जिले में जो सर्वत्र पुलिस है, ठीक है, प्रशासन किसका होगा इस पे? तो देखिए इस पे जो प्रशासन होगा वो महानिरीक्षक का होगा, ठीक है। जो आपका पुलिस महानिरीक्षक होता है, ठीक है, या उप महानिरीक्षक हो गया, ठीक है, या सहायक महानिरीक्षक हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिला अधीक्षक के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक, उप जिला अधीक्षक सब शामिल होते हैं, तो ऐसे ही जो पुलिस का महानिरीक्षक होगा उसके अंदर उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक दोनों शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन एक शब्द और आपको याद रखना, जो महानिरीक्षक शब्द जो है यहाँ पे, ठीक है, अब ये महानिरीक्षक शब्द नहीं बोला जाएगा, इसकी जगह क्या बोला जाएगा? इसकी जगह बोला जाएगा महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, किसी महानिरीक्षक आप नहीं बोलेंगे, महानिरीक्षक की जगह बोलेंगे महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक, ठीक है। इसको संशोधित करके शब्द में चेंजिंग कर दी गई, यानी संशोधन कर दिया गया, ठीक है ना। तो साधारण जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण किस पर होगा? राज्य सरकार पर होगा। और पूछ रहे साधारण जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन किस में होगा? तो एक महानिरीक्षक, यानी महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक या उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक पर होगा, ठीक है। प्रशासन पूछे तो इन पर होगा और अधीक्षण पूछे तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। ये सेक्शन 4 था आपका, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये तो होगी सर्वत्र पुलिस का, मतलब एक तरह से बात है पूरे राज्य की बात करता है, ठीक है। अब पूछ रहा है एक जिले में, जिले में कहाँ? एक जहाँ जिले में जिसमें जो मजिस्ट्रेट की अधिकारिता होती है, तो वहाँ पुलिस का प्रशासन किस में होगा? तो देखिए इस बात को भी सेक्शन 4 में ही बताया गया है कि जिले के मजिस्ट्रेट, जो आपका जिला होता है, तो उसमें जो सर्वत्र पुलिस का प्रशासन होगा वो किस में निहित होगा, यानी किस पे होगा? तो देखिए उसमें बताया गया है कि जो जिले का मजिस्ट्रेट है, यानी कि जो डीएम है, उसके साधारण नियंत्रण में रहते हुए, ठीक है, किस में होगा? एक पुलिस महानिरीक्षक में होगा, पुलिस अधीक्षक में, जो जिले का पुलिस अधीक्षक है, ठीक है। अब पूछे कि साधारण, हमने तो अभी जो साधारण जिले की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि जब राज्य सरकार जो जिस स्थान में इस अधिनियम को लागू किया गया वो साधारण जिला कहलाएगा, यानी कि पूरा राज्य की, एक तरह से पूरे राज्य की बात कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन अब ये क्या कर रहा है? एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मजिस्ट्रेट की अधिकारिता होती है वहाँ पुलिस का प्रशासन होगा। तो देखिए जहाँ एक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता होती है वो मजिस्ट्रेट के साधारण, यानी जो जिले का मजिस्ट्रेट यानी डीएम है, उसके साधारण नियंत्रण में रहते हुए पुलिस का जो प्रशासन होगा वो एक पुलिस अधीक्षक में या एक सहायक पुलिस अधीक्षक में या एक उप पुलिस अधीक्षक में होगा, ठीक है। ये आपको बताया गया हूँ कि इसके अंतर्गत ये सब शामिल हैं, ठीक है। और देखिए सेक्शन 5 क्या बोलता है इसका, जो साधारण जिले में जो मजिस्ट्रेट की जितनी भी शक्ति होती हैं, ठीक है, साधारण जिले में मजिस्ट्रेट भी जितनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वह उन शक्तियों का सभी का प्रयोग एक महानिरीक्षक भी कर सकता है। यानी कि एक जिले के अंदर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयुक्त की जाने, यानी प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग महानिरीक्षक के द्वारा भी किया जा सकता है। जो मतलब डीएम के पास जो पावर होती है एक जिले के अंतर्गत, वो एक महानिरीक्षक को भी पावर होती है, ठीक है। महानिरीक्षक मतलब पुलिस महानिदेशक, ये दोनों शब्द हमको मिला के बोलने हैं, ठीक है। तो देखिए जो मैं आपको इतना ये प्रोविजन जो बता रहा था,
ये कोई मेंस के लिए, उसके लिए कोई पर्पस, मतलब मेंस के लिए तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब तुम सोचो कि यहाँ से मेंस कभी नहीं बनता है, 1% अगर नसीब ही ख़राब हुआ तो उसे बन जाएगा, लेकिन यहाँ से आज तक कोई मेंस नहीं बना और ना बनने की संभावना है। क्योंकि देखिए मैंने आपको जो बताया था ये पूरा एक तरह से मैंने एक प्री के लिए, मतलब यहाँ से प्री से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ पूछता है कि सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण किस में होगा, प्रशासन किस में होगा, ज़िले में किसका होगा, ठीक है ना। एक ज़िले में मजिस्ट्रेट की शक्ति और किसके पास होंगी, तो महानिरीक्षक के पास होंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में पूछता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से कोई मेंस का क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है और नहीं बनेगा। जो भी अभी मैं पढ़ाया था ये सब कुछ प्री में था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 7, ठीक है। सेक्शन 7 के साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 29, ठीक है। तो यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनता है और देखिए उसमें से कभी नोट्स ही पूछ लेता है, शॉर्ट नोट्स में, या फुल क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो देखिए उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। देखिए सेक्शन 7, ठीक है, ये बोलता है असावधानी और उपेक्षा से अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड, ठीक है। देखिए सेक्शन 7 जो बात करता है आपका, ठीक है, यानी कि जो सेक्शन 7 है वो बात करता है पुलिस अधिकारी, यानी जो पुलिस होती है उसके द्वारा असावधानी अपेक्षा से अपने जो कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो उनको क्या क्या दंड दिया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 7 जो बात करता है पुलिस अधिकारी को दंड के बारे में बात करता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात देखिए सेक्शन 7 के अंतर्गत जो दंड दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, वो विभाग के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि धारा 7 के अंतर्गत जो कार्रवाई होगी वो विभागीय कार्रवाई होगी। देखिए फिर ये पूछ लेता है कभी कभी कि जो धारा 7 के अंदर दंड की जो कार्रवाई की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो कैसी कार्रवाई होती है, तो वो विभागीय कार्रवाई होती है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो देखिए मैंने आप तरह से क्वेश्चन लिख दिया कि सावधानी और उपेक्षा से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर क्या दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो देखिए तो अपने संविधान का अनुच्छेद 311 पढ़ा हुआ, ठीक है। तो अनुच्छेद 11 में 311 में क्या बताया गया है कि किसी अधिकारी को, किसी अधीनस्थ अधिकारी को जब अपने पद से पदच्युत यानी कि उसको हटाया जाता है या सस्पेंड किया जाता है या डिमोशन किया जाता है तो उसी अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जिस अधिकारी के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। उसके निम्नतम अधिकारी के द्वारा उसको नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। तो देखिए तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी पुलिस अधिकारी अपने असावधानी उपेक्षा से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो अनुच्छेद 311, ठीक है, या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम के अंतर्गत या अन्य नियम, अन्य जो अधिनियम होता है उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अंतर्गत रहते हुए पुलिस अधीक्षक मतलब पुलिस अधिकारी को कौन कौन हटा सकते हैं। देखिए क्योंकि देखिए 311 में हम क्या पढ़ते हैं, 311 में पढ़ते हैं कि जब किसी अधीनस्थ अधिकारी को उसके पद से हटाया जाता है तो वो उस अधिकारी के द्वारा हटाया जाएगा जिसके द्वारा उसकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। उसके अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा उसको नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उस उपबंध के अधीन रहते हुए पुलिस एक्ट के अंतर्गत कुछ अधिकारी को नाम दिए गए हैं जो अपने अधीनस्थ अधिकारी को उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन अधिकारी हैं देखिए यानी कि पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है। पुलिस महानिरीक्षक यानी या पुलिस महानिदेशक, ठीक है। और कौन हटा सकता है, उप महानिरीक्षक, ठीक है, या सहायक महानिरीक्षक या जिलाधीक्षक, ठीक है। यानी कि
धारा 7 में जो प्रावधान किया गया है वो ये किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, ठीक है, जो अपने कर्तव्यों का यानी कि कोई उपेक्षापूर्ण कार्य करता है, ठीक है, क्या करता है, उपेक्षापूर्ण कार्य करता है या अपने लापरवाह रहता है, ठीक है, या अपने पद के अयोग्य हो गया है, ठीक है, ठीक है ना। तो उसमें धारा 7 में बताया गया है कि अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अधीन रहते हुए या अन्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम के अधीन रहते हुए किसी पुलिस यानी किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को, ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक यानी कि जिलाधीक्षक, ऐसे अधिकारी को जो अपने कर्तव्यों में उपेक्षापूर्ण कार्य करता है, लापरवाही करता है या अपने पद के अयोग्य हो गया या अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, तो उसको ऐसे पद से इनके द्वारा क्या किया है, तो उसको पदोन्नत, ठीक है ना, यानी कि डिमोशन, पदोन्नत कर सकता है या निलंबित कर सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, नहीं पदच्युत कर सकता उसके पद से, ठीक है, यानी कि उसका डिमोशन कर सकता है, ठीक है, उसको सस्पेंड कर सकता है या उसको डिसमिस कर सकता है उसके पद से, ठीक है। तो देखिए, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक या जिलाधीक्षक संविधान के 311 अनुच्छेद के अधीन रहते हुए अन्य अधिनियम के अधीन रहते हुए जहाँ ऐसे नियम बताया गया है, तो किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने पद के, ठीक है ना, अयोग्य पाया जाता है या उपेक्षापूर्ण कार्य करता है या लापरवाही करता है, तो उसको उसके पद से पदोन्नत किया जा सकता है, डिमोशन किया जा सकता है, लंबित किया जा सकता है और उसको डिसमिस किया जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए एक चीज़ और बताई गई है, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दंड और दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो होंगी, अगर मान लीजिए उसको डिसमिस नहीं करता है या उसको सस्पेंड नहीं करता है या उसको डिमोशन नहीं करता है, तो देखिए क्या कर सकता है, और भी दंड दे सकता है, ठीक है। तो वो दंड कौन कौन से हैं, देखिए, धारा 7 में दंड भी बताए गए हैं कि जब कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षापूर्ण कार्य करता है, लापरवाह पाया जाता है या अपने पद के अयोग्य हो जाता है, तो उसको जो पुलिस अधिकारी मैंने बताए थे जो उसको अपने पद से मतलब डिमोशन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त वो अगर ये चीज़ ना करना चाहें तो उसको दंड भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो दंड कौन कौन से बताए गए हैं, देखिए, जैसे कि पहला जुर्माना लगा सकता है, ठीक है, दूसरा ये हो गया एक से दंडात्मक व्यायाम, ठीक है, या अतिश्रम या अतिरिक्त पहरा, ठीक है, या अन्य कार्य सहित या रहित 15 दिन का काटर परिरोध, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए इसको तुम। देखिए, सदाचरण वेतन से वंचित कर सकता है, ठीक है, वंचित कर सकता है, ठीक है। चौथा, विशेष उपलब्धि के पद से हटा सकता है, ठीक है, हटाना। और क्या दे सकता है, पदोन्नति यानी कि आपका प्रमोशन और जो आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि तो क्या कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है, को रोकना, ठीक है। देखिए, मतलब उसका डिमोशन करने के अतिरिक्त, ठीक है ना, या उसको सस्पेंड करने के अतिरिक्त या उसको डिसमिस करने के अतिरिक्त पुलिस अधिकारी
निम्नलिखित दंड भी दे सकता है। ठीक है, कौन कौन से दंड दे सकता है? देखिए पहले तो क्या है, जुर्माना। ठीक है, तो जुर्माना कितना होगा? देखिए जो जुर्माना देगा वो जो उसका 1 माह का जो वेतन होता है, ठीक है, यानी कि उसको उसके 1 माह के वेतन के बराबर जुर्माना उस पर लगा सकता है। ठीक है, या इसके अतिरिक्त कौन सा दूसरा दंड दिया गया है, या चाहे तो उसको दंडात्मक व्यायाम, जैसा कि आपने देखा होगा फिल्मों में देखा होगा, हम या कहीं पुलिस लाइन में गए हों या कभी किसी आर्मी कैंप में हुए तो आपने देखा होगा कि किसी जो आपके जो पुलिस अधिकारी होते हैं या जो आपके सिपाही होते हैं, कोई भी अधिकारी होता है, जब कोई गलती कर देता है तो उसको कभी दौड़ने का मतलब आदेश दे दिया जाता है कि कंधे पर 3 कट्टे रात के दौड़िए, बंदूक लेकर दौड़िए, दोपहरी में 3 घंटे यहाँ दौड़िए, 4 राउंड मारी। ठीक है ना, तो उसी दंडात्मक व्यायाम के बारे में बताया गया कि उसको दंडात्मक व्यायाम का आदेश दे सकता है। ठीक है, या अतिश्रम, यानी कि जब आप जैसे कैंप में होते हैं, पुलिस लाइन में होते हैं, तो पुलिस अधिकारी से कुछ ना कुछ काम कराया जाता है। ठीक है, किसी को घास खुदवाई जा रही है, कुछ भी करवाया जा रहा है, या उनसे खुदाई करवाई जा रही है, या पानी भरवाया जा रहा है, तो उसमें देख के अतिश्रम क्या होता है कि उससे उस श्रम को डबल करा सकता है। ठीक है ना, जैसे आप वो 3 घंटे काम कर रहा है तो उससे ज़्यादा आपको 6 घंटे डेली काम करना पड़ेगा। ठीक है, या अतिरिक्त पहरा, जैसे कि कोई पुलिस अधिकारी होता है जिसने गलती करी है, वो ड्यूटी देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो 8 घंटे डेली ड्यूटी देता है पहरे की, तो हो सकता है उसको अतिरिक्त ड्यूटी के लिए लगा दे कि आपको आज से 12 घंटे या 15 घंटे ड्यूटी करनी है, तो इस प्रकार का दंड भी वो उसको दे सकता है। ठीक है, या अन्य कोई कार्य है जो उसको लगता है कि अन्य कार्य हम इससे करवा सकते हैं, उससे भी करवा सकता है। ठीक है, और जो मैंने आपको दंड बताए हैं कि मान लीजिए व्यायाम हुआ, अतिश्रम हुआ, पहरा हुआ या अन्य कार्य है, इसके सहित या रहित 15 दिन का काटर परिरोध दे सकता है। मतलब कि उसको एक काटर परिरोध क्या होता है, मतलब जेल नहीं होती है, कैसे किसी कमरे में, ठीक है, जो पुलिस लाइन में जो कमरा होता है उसमें 15 दिन तक के लिए उसको बंद कर सकता है। यानी कि चाहे तो सिर्फ इन कार्यों के सहित, यानी कि आपको एक काम करने पड़ेंगे और उसके बाद सीधा कमरे में बंद रहना पड़ेगा, या इन काम को ना करवा के सीधे इसको कमरे में बंद रख सकता है। ठीक है ना, इसको बोलता है काटर परिरोध। ठीक है, इनमें से कोई भी एक दे सकता, सब नहीं देगा, या तो ये दे देगा, या ये दे देगा, ये दे देगा। ठीक है, या ये दे देगा। ठीक है, या 1 माह के वेतन का जुर्माना। दूसरा, सदाचरण वेतन से वंचित कर सकता है, यानी कि उसके आचरण के अनुरूप उसको जो वेतन मिलता है, जैसे मान लीजिए उसकी सैलरी कुछ भी है लेकिन उसको अलग से कोई और पैसा ही मिलता है, यानी उसे कार्य के लिए, तो उस वेतन पर भी वो रोक लगा सकता है। ठीक है, और विशेष उपलब्धि के पद से, यानी कि मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी को, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को कोई विशेष उपलब्धि दे दी जाती है कि मान लीजिए कोई हेड कांस्टेबल है, उससे बोल दिया कि आप एक काम करिए, स्थानीय का इंचार्ज बन जाइए, आपको इंचार्ज संभालना है। ठीक है, तो उसको उस पद को वो छीन सकता है। ठीक है ना, यानी विशेष उपलब्धि के पद से उसको हटा सकता है। ठीक है, और पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक सकता है, यानी कि उसके प्रमोशन को, और 1 वर्ष, और जो जितने वर्ष के बाद, यानी कि 1 वर्ष में होती है, 2 वर्ष में जो भी उसकी वेतन में वृद्धि होती है उस पर भी वो रोक लगा सकता है। ठीक है, तो देखिए डिमोशन करने यानी पदोन्नत करने के या सस्पेंड करने के, डिसमिस करने के अलावा उसको ये दंड भी दे सकता है। तो ये धारा 7 का प्रावधान था, यानी अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अधीन रहते हुए या किसी अन्य विधि के अधीन बनाए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए संहिता के अंतर्गत, ठीक है ना, तो पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक किसी अधीनस्थ अधिकारी को उसके पद के कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षापूर्ण पाए जाने पर, लापरवाह पाए जाने पर, अपने पद के योग्य पाए जाने पर उसको क्या कर सकते हैं, उसके पद से हटा सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, उसके अतिरिक्त ये दंड भी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखिए, जो कार्रवाई है वो कैसी कार्रवाई है, ये कार्रवाई मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये कार्रवाई कैसी कार्रवाई है, ये विभागीय कार्रवाई है। ठीक है, ये जो दंड दिया जा रहा है वो विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें न्यायालय की अधिकारता, मतलब न्यायालय को कोई अधिकारता नहीं होगी। इसमें न्यायालय को अधिकारता नहीं होगी कोई भी। ठीक है, लेकिन इसकी वैधता के, या दंड दिया गया उसकी वैधता के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो वह न्यायालय की अधिकारता होगी। लेकिन जो ये विभागीय कार्रवाई की गई, इसमें जो दंड दिया गया, इसके संबंध में विभागीय कार्रवाई जो की जाती है, न्यायालय की कोई अधिकारता इसमें नहीं होगी। लेकिन इसकी वैधता या इसके कोई और कोई मतलब ऐसी चीज़ पाई जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके संबंध में न्यायालय की अधिकारता यहाँ पे होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसी कार्रवाई थी, विभागीय कार्रवाई होती है। ठीक है, विभागीय कार्रवाई, और उसके विधिक कर्तव्य या किसी बाध्यता का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, तो ये देखिए सेक्शन 7, लेकिन सेक्शन 7 के साथ साथ हमको देखिए रीड विद सेक्शन 29 भी हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सेक्शन 29 जो बात करता है, देखिए ये सेक्शन 7 था। ठीक है,
ठीक है। जो सेक्शन 29 है देखिए वो भी दंड के बारे में बात करता है, ठीक है। लेकिन देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन 7 में था वो क्या था, विभाग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हम अपराध करेंगे यानी जो भी हम कर्तव्य का उल्लंघन करेंगे, हम वो चीज़ हमारी किसके सामने सिद्ध की जानी चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो हमको दंड कौन देगा, मजिस्ट्रेट देगा, ठीक है। लेकिन विभाग यहाँ क्या कर सकता है, विभाग यहाँ जाँच भी कर सकता है हमारी, ठीक है। यानी विभाग यहाँ पे मजिस्ट्रेट और विभाग दोनों अपनी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट भी कार्रवाई पहले, लेकिन पहली कार्रवाई पर अधिकार जो होगा मजिस्ट्रेट का होगा, उसके अतिरिक्त विभाग भी कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 7 में आपने पढ़ लिया होगा, वहाँ दंड का प्रावधान था। अब हम बात करें सेक्शन 29 की, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 29 क्या करता है कि ये भी उसी की बात करता है, कर्तव्य आदि के लिए दंड के बारे में प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें सेक्शन 29 में भी कितने प्रकार के दंड दिए गए हैं। देखिए सेक्शन 29 में पहला है कि कोई पुलिस अधिकारी अपने क्या करता है, कर्तव्य का अतिक्रमण करता है, ठीक है। दूसरा, किसी अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम या विनियम का क्या करता है, का उल्लंघन करता है, ठीक है। और तीसरा, मान लीजिए किसी अधिकारी ने कोई आदेश दिया यानी कि विधिपूर्ण आदेश, ठीक है। और मान लीजिए मैं आपको पर लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद बताता हूँ आपको मैं। तो देखिए संग समझते चलिए। देखिए तो देखिए सेक्शन 29 में दंड जो धारा 7 के 29 में बताए गए हैं। देखिए 29 में पहले याद रखिएगा कि जो दंड यहाँ दिया जाएगा वो मजिस्ट्रेट के, यानी मजिस्ट्रेट के सामने उस दंड को जो अपने जो भी मतलब सावधानी मतलब असावधानी करी है वो मजिस्ट्रेट के सामने मतलब सिद्ध की जानी आवश्यक है, ठीक है। जो 7 में पढ़े थे वो विभागीय कार्रवाई थी, लेकिन यहाँ जो कार्रवाई होगी मजिस्ट्रेट के द्वारा होगी, ठीक है। कैसे, मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का अतिक्रमण करता है, जो उसकी ड्यूटी होती है वह उस ड्यूटी को न करते उसका क्या करता है, अतिक्रमण करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है कि वो अधिकारी किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कोई नियम और विनियम बनाए जाते हैं तो उनको क्या करता है, उनका उल्लंघन करता है, ठीक है, उनको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। या किसी उच्च अधिकारी द्वारा विधिपूर्ण कोई आदेश दिया जाता है, ठीक है। विधिपूर्ण आदेश जो लॉफुल जो ऑर्डर होता है उसका वह क्या करता है, उल्लंघन करता है या मानता नहीं है या जानबूझकर उसका उल्लंघन करता है, ठीक है। और मान लीजिए बिना, और चौथा इसमें क्या बताया गया कि बिना अनुमति वह क्या करता है कि 2 माह, यानी उसको अगर कोई पद छोड़ना है तो उसको 2 माह पहले अपने विभाग को सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन वह विभाग को बिना सूचित किए 2 माह की पूर्व सूचना दिए बिना, ठीक है, क्या करता है कि अपनी ड्यूटी से हट जाता है, ठीक है। यानी कि बिना अनुमति मतलब किसी अधिकारी की अनुमति के बिना और बिना 2 माह की सूचना दिए अपने पद से क्या करता है, अपने पद से चला जाता है, ठीक है। यानी कि अपनी ड्यूटी छोड़ देता है, ठीक है। 5वां क्या है, छुट्टी की समाप्ति पर। देखिए उपस्थित नहीं होना, मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी को कोई छुट्टी दी जाती है, ठीक है। जब वो उसकी छुट्टी समाप्त हो जाती है, ठीक है, अगर कोई युक्तियुक्त कारण को रीजनेबल अगर कोई कारण होता है तो वह वहाँ रुक सकता है, लेकिन कोई रीजनेबल कारण नहीं है और बिना युक्तियुक्त कारण के बिना वह अपनी छुट्टी समाप्त होने के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का दंड है, ठीक है। और या जो उसकी ड्यूटी है यानी कि पुलिस ड्यूटी है उससे भिन्न किसी और ड्यूटी में लगता है, ठीक है, यानी किसी और नियोजन में मतलब वो कोई कार्य करता है, ठीक है।
पता चला कि पुलिस की ड्यूटी है लेकिन पुलिस की ड्यूटी नहीं करता है ना, सुबह शाम तो कोई दुकान चलाता है या कहीं जॉब करता है, अलग जॉब करता है, ठीक है, तो उसको भी एक तरह से क्या दिया जा सकता है, उसको भी दंड दिया जा सकता है, ठीक है ना। 29 में आधार बताएंगे कौन कौन से आधार, कौन कौन चीज़ों का उल्लंघन करेगा, कब उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। या वह कायरता का दोषी पाया जाता है, ठीक है, या अभिरक्षा में, यानी कि जो आपकी पुलिस अभिरक्षा होती है, जो जेल होती है, उसमें क्या करता है, शारीरिक हिंसा करता है किसी के साथ, ठीक है। तो देखिए धारा 7 के अतिरिक्त धारा 29 में भी दंड के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। धारा 29 में जो दंड का प्रावधान किया गया है वो कब किया गया है, जब देखिए वहाँ भी मैं आपको बताया था कि जब कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों को उल्लंघन करता, उपेक्षापूर्ण कार्य करता, लापरवाह किया जाता, अपने पद के योग्य नहीं रह जाता, तो उसको दंड दिया सकता है ना। तो हम धारा 7 में पढ़ रहे थे, लेकिन वो विभागीय कार्रवाई थी। लेकिन धारा 29 में जो हम पढ़ रहे हैं वो भी विभागीय कार्रवाई है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको सिद्ध किया जाना आवश्यक है, ठीक है। और वहाँ क्या है देखिए, जो जांच है वो विभाग भी, मतलब जो आपका विभाग होता है वो भी कर सकता है, उसके लिए वो भी दंड दे सकता है, ठीक है। और धारा 29 में कौन कौन से बताए गए हैं, तो धारा 29 में ये बताए गए हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण करता है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या करता है, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम और विनियमन का क्या करता है, उपेक्षा करता है, उनको उल्लंघन करता है या उनका आदेश को नहीं मानता है, ठीक है। तीसरा क्या है कि किसी अधिकारी द्वारा कोई विधिपूर्ण आदेश दिया जाता है, उसका उल्लंघन करता है, ठीक है, उसका आदेश को नहीं मानता है। या चौथा क्या है कि बिना अनुमति क्या करता है कि इसकी ड्यूटी होती है, ठीक है, और मतलब उस ड्यूटी से हट जाता है। कब, बिना 2 माह पूर्व की सूचना दिए। अगर आपको देखिए कोई ड्यूटी छोड़नी है, आपको 2 माह पहले अपने विभाग को सूचित करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ड्यूटी छोड़ सकते हैं। और वह 2 माह की सूचना नहीं देता और ड्यूटी छोड़ के चला जाता है, तो उसको भी दंड दिया जा सकता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे दंड देखिए, आपको दंड में बाद में बताऊंगा भी कौन कौन से दंड दिया जा सकते हैं, ठीक है। और उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, यानी कि उसकी छुट्टी दी जाती है, छुट्टी उसकी समाप्त हो जाती है, और समाप्ति के बाद भी कोई युक्ति उसके बाद कारण नहीं होता, उसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। या ड्यूटी से भिन्न और कोई कार्य करने लग जाता है, ठीक है, या कायरता का दोषी पाया जाता है, या अपनी अभिरक्षा में किसी किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक हिंसा करता है, उसको मारता पीटता है, ठीक है। तो उसमें उसको क्या होगा, 3 माह तक का ठीक है। तो देखिए उसके साथ क्या होगा, उसको क्या दंड दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ तो दंड हमने बताया था, वहाँ पे जो दंड दिया जाता है वो विभाग के द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष, है ना, दोष सिद्ध किया जाएगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट उसको दोष सिद्ध करेगा, तो क्या दे सकता है उसको, देखिए पहला, चाहे तो उसको 3 माह के वेतन का जुर्माना, ठीक है, या 3 माह तक का कारावास, कौन सा, कठोर कारावास, याद रखिएगा, ठीक है, या दोनों, ठीक है। जब कोई पुलिस अधिकारी इसमें से कोई भी एक अपराध करता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको 3 माह के वेतन का जुर्माना या 3 माह तक का कठोर कारावास या दोनों दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक केस भी है, केस का नाम है, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए हरिश्चंद्र वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। तो इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था इस मामले में, ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसने ये दिया था कि मजिस्ट्रेट की दोषसिद्धि के अलावा विभाग भी यहाँ जांच कर सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो दोषसिद्धि कर रहा है कौन कर रहा है, मजिस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होगा, इसके अतिरिक्त जो विभाग होता है वो भी जांच करके उस पर कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। विभाग की कार्रवाई कहाँ पर, 7 में, ठीक है। तो देखिए जो आपका जो सेक्शन 7 और सेक्शन 29 दोनों पुलिस अधिकारी, मैंने जो पुलिस निदेशक आपके जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके दंड के बारे में प्रावधान करते हैं, जब वो अपनी
ड्यूटी का कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन इससे पहले जो आपको मैंने सेक्शन पढ़ाए थे वो सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आज आपकी समझ में इतना आया होगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।